नमस्कार, मैं हूं अंजू रुकानिया और आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं। लेकिन आज की ये कहानी भी विशेष है और इसकी जो लेखिका है वो मेरी प्रिय लेखिका है शिवानी। कहानी का शीर्षक है अपराजिता। आरती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा और फिर सिहर कर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। दर्पण में अपने सांवले साधारण चेहरे के साथ उसे उसी प्रतिबिंब की प्रेत छाया फिर त्रस्त कर गई थी जिसने उसे कई रातों से सोने नहीं दिया था। यह अदर्शी प्रतिबिंब उसे बार बार अंगूठा दिखाकर कह रहा था, क्या खाकर मेरी बराबरी करोगी आरती सक्सेना? प्रतिभा को तो मनुष्य अपने परिश्रम से संवार सकता है, किंतु कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, विधाता के दिए कुछ से चेहरे को वह क्या संवार सकता है? देख लिया है ना मेरा चेहरा, मेरे यौवन, मेरे सौंदर्य के सम्मुख अब क्या तुम्हारी अफसरी टिक सकती है? आरती की सूजी आंखों की पलकें अभी भी अश्रुसिक्त थीं। क्या कहेंगी वह अब अपने मित्रों से? फिर भी मित्र भी क्या उसके साधारण स्तर के थे? वह कुछ भी ना कहे तब भी उसके उदास चेहरे की एक एक रेखा को वे खुली पुस्तक सा ही बाँच लेने में समर्थ थे। आरती की असाधारण प्रतिभा के स्तर के मित्र जुटना भी सहज नहीं था। अपने गहन अध्ययन, अनुपम सौंदर्य, शौर्य एवं असाधारण योग्यता के कारण ही आज वह सचिवालय की उस ऊंची कुर्सी पर आसीन थी। इसी से उन्नत नासिका या कर्णचुंबी आयत नयनों के अभाव में भी उसका साधारण चेहरा एक अनोखी ही आभा से बुद्धिदीप्त रहता। वैसे देखा जाता तो वह देखने में साधारण ही नहीं, साधारण के स्तर से भी बहुत ही नीचे उतरती थी। संकुचित ललाट, जुड़ी घनी भौहें और तीखे तेवर उसे और भी उग्र बनाकर देखने वाले को सहमा देते। उसका एकमात्र दर्शनीय अवयव उसकी शरबती आंखें थी, जो परिवेश के साथ कदम मिलाती बिजली की गति से अपना रूप बदलती रहती थी। जहाँ प्रणयी पति को देखते ही उन बड़ी मद भरी आंखों में रस का सागर छलकने लगता, वहीं पर कलवा और कुख्यात तस्कर को कभी उन्हीं तरल आंखों के सहसा ज्वालामुखी बन उठे अग्नि गर्भा तेज ने पक्षाघात का सा झटका दे दिया था। जब आरती ने उस छोटे से पिछड़े इलाके में अपने आबकारी विभाग की कलेक्टरी का पदभार पहली बार संभाला था, वह रूखी मर्दानी अफसर जितनी ही कर्मठ, योग्य थी, उतनी ही ईमानदार और प्रतिभा संपन्न थी। एक तस्कर ने तो उसे पकड़े जाने पर 50,000 के उत्कोच का प्रलोभन भी दिखाया था, किंतु शायद वह रुपये के लिए निरीह संपन्न महाजनों के प्राण हरने वाला हृदयहीन डकैत नहीं जानता था कि रुपये के मोह ने आरती सक्सेना को कभी उसकी कर्तव्य निष्ठा से नहीं डिगाया। चाहती तो वह उसी क्षण पल पल दुगनी घोषित की जा रही उत्कोच राशि को ग्रहण कर जीवन भर अपने रूपवान कृषकाय सहचर के साथ चैन की बंसी बजा सकती थी। फिर तो रात आधी रात को किसी की सुदूर स्थित ग्राम में तस्करों के अड्डे का संधान पाते ही वह गुर्राती भूखी नरभक्षिणी सी ही शिकार की खोज में निकलने लगी। एक तो उसका जिला नेपाल की सरहद से सटा था, उस पर सीमांत का गहन अरण्य उनका प्रिय अड्डा था। 4 ही महीनों में उसने 3 छापे मारकर लाखों की हशीश अफीम बरामद कर ली थी। एक दिन वह ऐसे ही थकानप्रद दौरे से जीप धड़धड़ाती अपने बंगले में पहुंची ही थी कि तहसील का एक धूर्त नापित उसे सूचना दे गया, कलवा हमारे ही गांव के ठाकुरों की बारात में आया है। सरकार पूरे 60-70 हजार का माल लिए है। कलवा के आतंक ने उन दिनों समीपस्थ प्रत्येक ग्राम को थर्रा कर रख दिया था। वह एक कुख्यात तस्कर ही नहीं, एक निशंस डकैत भी था। दिन दहाड़े समृद्ध ग्रामीणों के यहाँ अपनी बहुमूल्य पोटलियां छिपा वह प्रतिवेशी ग्रामों की समृद्धि को किसी गर्त में छिपाए हड्डी के टुकड़े की भांति सूंघता चोर कुत्ते सा ही पहुंच जाता और बल्लम भाले देशी बारूद के धमाके से पूरे ग्राम को आतंकित कर संपन्न श्रीमंत को भी पद का भिखारी बना जाता। कहा जाता था कि उसके अचूक निशाने की कीर्ति से ही सहम कर कोई भी पुलिस की टुकड़ी
उससे आज तक मोर्चा नहीं ले पाई थी। उसी अचूक निशाने के स्वामी को अपने अचूक निशाने से पराजित कर दुस्साहसी आरती सक्सेना ने अपने पूरे जिले को अपनी खाकी ट्यूनिक की जेब में डाल लिया था। वह जब भी छापा मारने निकलती हमेशा मर्दानी वर्दी का ही परिधान धारण किए रहती। साड़ी के 6 गजी जंजाल में अपनी प्रशासकीय योग्यता को उलझाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने शत्रु संधानी दौरों के लिए एक साथ कई खाकी वर्दियां सिला ली थी। पौरुष को वह अपने अर्जित पौरुष से ही आज तक पराजित करती चली आई थी। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि किसी नन्ही सी तुरपन से भी नारी की ललित ललाम छटा न छिटक पाए। दूर से देखने पर तो किसी भी अपरिचित को उसे देख किसी रौबदार गठीले पुरुष का भी भ्रम हो सकता था। एक बार तो उसके मित्र की नन्ही पुत्री ने कह दिया, हाय बुआ, आप अगर वो 8 आने वाली नकली मूछें लगा ले तो और भी अच्छी लगेंगी। कहानी का यहीं पे आज हम समाहार करते हैं। इसका दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।